I became the necromancer of the academy. अध्याय 14 रहस्य। कमरे में दाखिल हुए चारों लोग जलते हुए बिखरे हुए नोटों को देखकर बस खाली निगाहों से देखते रह गए। आखिर यहां क्या हो रहा था? हे। हालांकि उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा, अचानक कमरे में एक लड़की की हंसी गूंज उठी। प्रोफेसर पेर, जो आमतौर पर सबसे सुस्त लगते थे, उन्होंने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। आह! ये फिर से हो रहा है। वो वापस आ गई है। उसने अपने कान ढक लिए और नीचे झुककर चीखने लगी। एरिका ने जल्दी से उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चलो अभी यहां से चलते हैं। अगर दरवाजा बंद हो तो क्या होगा? एरिका को क्षण भर के लिए चिंता हुई, लेकिन सौभाग्य से कुंडी ठीक से घूम गई और वे कमरे से बाहर निकलने में सक्षम हो गए। क्या चल रहा है? लैब में वो लड़की लगता है कुछ गड़बड़ कर रही है। गिदोन और करेन काफी शांत दिख रहे थे। विशेष रूप से केरेन के मामले में, भले ही उसने इस मामले को सुलझाने की कुंजी खो दी हो, वह जल्दी ही अपने सामान्य स्वभाव में लौट आई। चरमराहट। जैसे ही वे चारों गलियारे में दाखिल हुए, एक कर्कश सी आवाज सुनाई दी। आवाज अजीब थी, लेकिन कुछ ही देर में स्पष्ट हो गया कि यह कदमों की आवाज थी, क्योंकि यह एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण कर रही थी। अरे तुम लोग! एक झुकी हुई पीठ वाली बूढ़ी औरत नीचे की मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों के सामने खड़ी थी। जैसे ही करेन ने उस बूढ़ी औरत को देखा, उसने अपनी आशंका के चलते एरिका से जल्दी बात की। प्रोफेसर एरिका, आप जादू का प्रयोग करके देखिए। शरीर और आत्मा को पुनर्स्थापित करके शुद्ध करो और भ्रष्ट गंदगी को दूर करो। शुद्धिकरण। वूश! जादू की एक तीक्ष्ण ध्वनि के साथ इसने स्वाभाविक रूप से उन चारों को एक उलझे हुए धागे की तरह घेर लिया। हालांकि एरिका को लगा कि जादू काम कर गया है, फिर भी वह बुढ़िया गायब नहीं हुई और सिर झुकाकर उनकी तरफ घूरती रही। जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं, वहां विशाल सागर की तरह सन्नाटा छाया हुआ था। क्या तुम्हें कुछ मिठाई चाहिए? यह वही प्रदर्शन था जिसका जिक्र छात्रों ने किया था। करेन ने सुना कि जल्द ही उन्हें अकड़कर जबरदस्ती आंखें खिलाई जाएंगी। मेरे पास इससे निपटने का समय नहीं है। गिदोन को इस बात से बेहद अपमान महसूस हुआ कि वह इतनी तुच्छ स्थिति में फंस गया था। आखिरकार वह इसे सहन नहीं कर सका और आगे बढ़ गया। उसने अपनी खुली हथेली कमर पर रखी और दूसरे हाथ से तलवार निकालने की मुद्रा में खड़ा हो गया। स्विश! पलक झपकते ही एक धधकती तलवार प्रकट हुई, जिसने चौथी मंजिल को अलाव की तरह रोशन कर दिया। उसके पूरे शरीर पर पड़ रही भीषण गर्मी ने उसे और भी गर्माहट प्रदान की। अग्नि से बनी तलवार निकाले हुए गिदोन तेजी से आगे बढ़ा। छात्रों के विपरीत, उसका इरादा बिना किसी डर के तुरंत समस्या का समाधान करने का था। लेकिन अचानक ही वह जम गया। फिर बूढ़ी औरत हंसते हुए गिदोन के पास पहुंची, जिसने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर तान रखी थी। क्या आप इसे खाना चाहते हैं? उसकी जीभ, जो शुरू में सामान्य लग रही थी, ठंडी जमीन को बहुत आसानी से छू गई। और उसके ऊपर उस बूढ़ी औरत की आंखें थीं। उस क्षण उस राक्षस जैसी जीभ को काट डालने की इच्छा रखने वाला गिदोन अपने शरीर को हिला भी नहीं सका। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। वह अपनी लार भी नहीं निगल पा रहा था, और यहां तक कि उसके कंठ का कंपन भी रुक गया था। वह एक ऐसी दुनिया में था जो पूरी तरह से स्थिर थी, जहां केवल उसकी चेतना ही शेष थी। उस दुनिया में बोलने वाली एकमात्र व्यक्ति स्कूल की नर्स थी। मैं इसे खा लूंगा। हूं? उस बूढ़ी औरत की निगाहें करेन की ओर मुड़ गईं। और सटीक कहें तो, उसकी आंखों की पुतलियां, जो अभी भी उसकी अप्राकृतिक जीभ पर टिकी हुई थीं, अपने आप ऊपर की ओर घूम गईं और करेन की ओर देखने लगीं। मुझे दादी की मिठाई खानी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़ी औरत गिदोन को पीछे छोड़ते हुए केरेन के सामने खड़ी हो गई थी। फिर उस बूढ़ी औरत ने करेन का हाथ पकड़ा और अपनी एक आंख उस पर रख दी, मुंह खोलकर खुशी से मुस्कुराते हुए, मानो संतुष्ट हो गई हो। बिना किसी झिझक के, करेन ने उसे अपने मुंह में डाला और निगल लिया। गल्प! यह स्वादिष्ट है। उसके बगल में बैठी एरिका ने घृणा का भाव दिखाया, और पेर के गाल पहले से ही फूले हुए थे। उसका मुंह किसी चीज से भरा हुआ लग रहा था, मानो वह उल्टी करने की इच्छा को दबा रही हो। कैरेन के जवाब के बाद बूढ़ी औरत कुछ पल के लिए वहीं मूर्खतापूर्वक खड़ी रही, फिर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कैरेन को कसकर गले लगा लिया। है, जब तक स्वाद अच्छा हो। और फिर वह बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। युविक! पेर हॉलवे के कोने में गई और ठीक से अपनी उल्टी करने लगी, और एरिका ने ठंडे पसीने में केरेन से पूछा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। मैंने इसे पहले भी आजमाया है। हाँ? एरिका को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने सही समझा है, लेकिन करेन ने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और अपना मुंह बंद कर लिया। वह विचारों में डूबी हुई लग रही थी, लेकिन जल्द ही उसने आह भरते हुए अपना मुंह खोला। अरे, ये मछली की बदबू कितनी घिनौनी है। मुझे पहले अपना मुंह धोना पड़ेगा। कैरेन बड़ी बेपरवाही से पास के बाथरूम में चली गई, जिससे एरिका हैरान रह गई। उसे एहसास हुआ कि कैरेन पहले की सोच से कहीं ज्यादा साहसी थी। हालांकि एरिका ने कैरेन के साहस का जो आकलन किया था, वह इस जानकारी पर आधारित था कि कैरेन ने भाड़े के सैनिक के रूप में अपने दिनों में अनगिनत सीमाएं पार की थीं और उसे एक राक्षस समझा जाता था। फिर भी एरिका को कैरेन का फिर से मूल्यांकन करना पड़ा। धत तेरी की!
गिदोन इस बात से शर्मिंदा था कि वह उस बूढ़ी औरत का विरोध नहीं कर सका। उसने अपनी मुट्ठी भींची और एरिका की तरफ देखे बिना ही गुस्से में सीधे पहली मंजिल पर चला गया। एरिका ने गिदोन की तरफ देखा तक नहीं और इसके बजाय जादू का इस्तेमाल करके उस उल्टी को साफ करने लगी जो पेड़ लगातार फैला रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने सोचा, अब से अकादमी में जीवन बहुत कठिन होगा। वर्डी परिवार के तहखाने की ओर जाने वाला रास्ता मेरी उम्मीद से कहीं अधिक गुप्त था। अगर मुझे इसका वर्णन करना हो तो क्या यह तहखाने के अंदर एक और तहखाना जैसा होगा? तहखाने की पहली मंजिल नौकरों के लिए थी, जिसमें रहने की जगह, रसोई और सफाई का कमरा था। यह वह जगह भी थी जहां कर्मचारी वर्डी परिवार और ऊपर रहने वाले मेहमानों के लिए तरह तरह की चीजें तैयार करते थे। वहां से गुजरते हुए एक दरवाजा था जो और भी आगे की ओर जाता था, जो भंडार कक्ष में छिपा हुआ था और लकड़ी के तख्तों की कई परतों से ढका हुआ था, मानो उसे सील कर दिया गया हो। दरवाजे की ओर देखते हुए मैंने अपनी बाहें मोड़ ली। इस जगह क्या है? मैंने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और मेरी नजर बगल में खड़ी फेंडन ऐ पर पड़ी। जाहिर है उसे पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने अपनी नजर एक कदम और बगल में घुमा ली। तहखाने तक हमारे साथ आए बटलर ने अपने चेहरे पर हैरानी का भाव लिए मुझे समझाया। मुझे इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यह वह स्थान है जहां वर्डी परिवार का प्राचीन इतिहास निहित है। पुराना इतिहास? जी हां, इसीलिए लंबे समय से इस तक पहुंच प्रतिबंधित है। बटलर ने मेरी तरफ देखते हुए ऐसी निगाहों से पूछा जैसे पूछ रहा हो, वर्डी परिवार के दूसरे बेटे होने के नाते क्या आपको इसके बारे में पहले से ही पता नहीं होना चाहिए? अब जब युवा मालिक को पता चल गया है कि उन्हें क्या चाहिए था, तो चलिए वापस चलते हैं। उसने मेरे कंधे पर थपथपाया और मुझे ऊपरी मंजिलों पर अपने साथ आने का इशारा किया। धड़, धप धप। लेकिन तभी दरवाजे और तख्ते के बीच की दरार से एक अशुभ काला तरल पदार्थ बह निकला। हम्मा, यह हवेली मेरी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है, फिंडन ने उत्सुकता से चारों ओर देखते हुए बुदबुदाया। वह उस अशुभ आत्मा को बाहर आने की कोशिश करते हुए तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे बेचैनी का एहसास जरूर हो रहा था, शायद उसकी पशुवत इंद्रियों के कारण। दरवाजे से अपना चेहरा सटाकर मैंने शांति से बाहर निकली हुई काली लहरों को देखा। वह क्रोध से भरा हुआ था, मानो अगर मैंने उस अशुभ वस्तु को छुआ जो अहंकार से भरी हुई प्रतीत हो रही थी, तो वह मुझे किसी भी क्षण अंदर खींच लेगा। एक गहरी सांस लेने के बाद मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और स्क्रैम, जो छिपा हुआ था, तुरंत मेरी जादुई छड़ी ले आया। यह वही छड़ी थी जिसका इस्तेमाल मैंने नॉर्थ वेडन पर्वत पर चढ़ते समय किया था। जादू की छड़ी से बुलाने वाले उस्ताद की क्षमता को मापना मुश्किल है। फिंडन की बड़बड़ाहट को अनदेखा करते हुए मैंने अपनी जादू की छड़ी से जमीन पर टैप करते हुए कहा, फिंडन एआई। हाँ, नष्ट कर देना। आमतौर पर जब किसी को ऐसा आदेश मिलता था तो दोबारा पूछना स्वाभाविक था। उदाहरण के लिए स्क्रम के मामले में भले ही वह एक भूत था, उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। लेकिन फाइंडन एआई अलग था। ठीक है। बिना किसी झिझक के जैसे ही मेरे मुंह से आदेश निकला, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ दिया। टकराना। पुराना दरवाजा चकनाचूर होकर टुकड़ों में बिखर गया और जमीन पर गिर गया। धूल और कीड़े कोड़े तेज आवाज के साथ बाहर निकल आए। अचानक हुई हलचल से चौंककर नौकर भंडारगृह में आ गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी तरफ ध्यान दिए बिना मैंने अपनी आस्तीन से अपना मुंह ढक लिया और भौहें चढ़ा ली। ऊर्जा प्रबल है। धूल और कीड़ों से भी ज्यादा असहज बुरी आत्माओं की ऊर्जा थी जिसने मेरे पूरे शरीर का दम घोंट दिया था। यह कोई आध्यात्मिक प्राणी नहीं है, लेकिन इसकी ऊर्जा आध्यात्मिक प्राणी के समान है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह कोई सांसारिक आत्मा है या नहीं, लेकिन पृथ्वी की आत्माएं आमतौर पर अपने अपने क्षेत्रों में विस्फोटक प्रभाव डालती थीं। इसलिए यह मामला थोड़ा अलग प्रतीत हुआ। अगर दादी उस समय मौजूद होतीं, तो वह मुझे तुरंत सही जवाब दे देती। हालांकि मुझे थोड़ा अफसोस था, फिर भी मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। हम्मा, क्या आप अंदर जाने का इरादा रखते हैं? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा। खैर, मुझे लगता है यह सच है। गुरुजी मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बुद्धिमान निकले। फिंडन ने मेरा पीछा किया, पता नहीं क्यों वह खुश थी। मैंने अपनी उंगलियों पर एक छोटी सी आग जलाई और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। जैसे जैसे मैं अंदर जाता गया, धक्का देने वाली शक्ति और भी प्रबल होती गई, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। इस सहज शक्ति संघर्ष में मृतकों के लिए जीवितों को हराना मुश्किल था, क्योंकि हमारे पास द्रव्यमान था। प्रहार प्रहार। भूमिगत सीढ़ियां अंतहीन रूप से फैली हुई थीं। बीच में मुझे ऊपर से कुछ आवाज सुनाई दी, लेकिन वह डेरियस या डेया ही होंगे जो आकर मुझे कोस रहे थे। लेकिन क्या यह अजीब नहीं है कि मालिक अपने ही परिवार के बारे में ज्यादा नहीं जानता? क्योंकि मैं परिवार का मुखिया नहीं हूं। दरअसल परिवार का मुखिया न होना कारण नहीं था, बल्कि मैं वर्डी भी नहीं था, मैं ईश्वर नहीं था। जादू के अध्ययन और अपने शोध में अपना काफी समय देने के बाद मैं 6 महीनों में वर्डी परिवार के इतिहास के बारे में कितना कुछ पता लगा सकता हूं। इसलिए मुझे वर्डी परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जो कई अजीबोगरीब बातें छिपाता हुआ प्रतीत होता था। आप उन अफवाहों से काफी अलग हैं जो मैंने सुनी थी। अफवाहें? लंबी सीढ़ियों से उतरते समय मेरे पास वैसे भी करने को कुछ नहीं था।
इसलिए उत्सुकतावश मैंने फिंडन ऐसे पूछा, जिसने कंधे उचकाकर जवाब दिया। नहीं, मैंने यहाँ काम करने वाली नौकरानियों से यही सुना है कि आप बहुत कामुक आदमी हैं। तुम तो उन्हें इतने भद्दे कपड़े भी पहनाते हो, लेकिन तुमने मुझे कभी छूने की कोशिश नहीं की। मेरे लिए यह कहना बेवकूफ़ी होगी कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया क्योंकि मैं बदल गया था, और अगर मैं ऐसा कहता भी तो कुछ नहीं बदलता। आखिरकार फेंडन उस तरह की इंसान थी जो अफवाहों की बजाय खुद देखी और महसूस की गई बातों पर विश्वास करती थी। इसके बजाय मैं उसे सलाह दे सकता था। नौकरानियों की गपशप मालिक को बताना अच्छा विचार नहीं है। मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रुकने वाला हूँ। फिर भी सावधानी बरतना बेहतर है। नौकरानियां नॉर्थ वेडन का सूचना नेटवर्क है। उनसे दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है। विशेषकर उनके जैसी किसी व्यक्ति के लिए जानकारी जुटाना और भी महत्वपूर्ण था। हालांकि मुझे वह जानकारी जोड़ने की जरूरत नहीं थी। यहां तक कि फेंडन भी यह बात समझ जाती। अरे हाँ, उसी बात पर मुझे एक बात याद आई। क्या आपको याद है कि मैं आज कुछ काम से बाहर गया था? एक बेहद सजीजी महिला ने पूछा कि क्या तुम वापस आ गए हो? उसने कहा कि वह तुम्हारी प्रेमिका है। सांस देखने में तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन उसने मुझे बताया कि तुम उसके घर आए थे। उसने कहा कि वह आज रात तुम्हारा इंतजार करेगी और तुम्हें कई तरह की सेवाएं देगी। क्या वह तुम्हारी गांड भी चाटना चाहती है? मुझे गुस्सा नहीं आया, नहीं मैंने कोई प्रतिक्रिया दी। मैंने बस एक गहरी सांस ली और सिरदर्द को दबाने की कोशिश की। इस बदनसीब शरीर ने ऐसा क्या किया था कि वह इन सारी मुसीबतों में फंस गया? अगर मैं एक समस्या को सफलतापूर्वक सुलझा भी लेता, तो हमेशा कोई न कोई दूसरी समस्या सामने आ जाती थी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे बारे में इस तरह की कितनी अफवाहें फैल रही हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मेरे बारे में फैली अफवाहें ही वह कारण थीं जिसके चलते मेरी मंगेतर एरिका ब्राइट, जो प्रोफेसर रहते हुए मेरे प्रति बहुत ही मधुर और दयालु थीं, ने अचानक अकादमी से मुझे बर्खास्त करने का अनुरोध किया। लेकिन अगर ऐसा था, तो ब्राइट परिवार ने उस समय औपचारिक रूप से सगाई रद्द करने का अनुरोध क्यों नहीं किया? या फिर वे मेरी इज्जत बचाने के लिए फिलहाल कुछ छिपा रहे थे? वैसे उन्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। यह वास्तव में एक बेकार की बात है। जब मैं यही सोच रहा था, तभी हम आखिरकार सीढ़ियों के अंत तक पहुंच गए। लेकिन शायद मेरी चुप्पी को सहमति समझकर फिंडन ने आश्चर्य से पूछे बिना नहीं रह सकी। क्या तुम सचमुच आज रात जाओगे? अरे, मैं नहीं जा रहा हूं। अध्याय 15, आपको बचाने का एकमात्र तरीका। तहखाने में उतरने के बाद फिंडन और मैं चुप रहे। हालांकि हमने जादू से उस जगह को रोशन कर दिया था, फिर भी वहां बहुत अंधेरा था और जगह इतनी विशाल थी कि आसपास के क्षेत्र से परे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह तो बहुत बड़ी जगह है। फिंडन ने बड़बड़ाते हुए चारों ओर देखा। क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, मुझे पता है। मौत की गंध बहुत तेज होती है। उसने तेवर चढ़ाकर चारों ओर देखा। उसकी लाल आंखें मानो पल भर में अंधेरे के अनुकूल हो गई थीं, और वह कुछ ऐसा देख रही थी जिसे मैं नहीं देख पा रहा था। अब जब ऐसा हो गया था, तो मुझे कुछ भी न देख पाने के कारण बेकार महसूस हो रहा था। मैंने आत्माओं को प्रकाश में रूपांतरित किया और कमरे में चला गया। आत्माओं की चीखें हवा की आवाज की तरह गूंज रही थीं, हालांकि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अंततः मैंने वही देखा जो फाइंडन देख रहा था। यह जगह किसी प्रकार का गोदाम था। एकमात्र अजीब बात यह थी कि हड्डियों के कई टुकड़े आपस में चिपके हुए थे, मानो किसी के द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हों। क्या ये किसने किया? क्या ये गौरवशाली वडी परिवार के संरक्षक ने किया, या फिर किसी राक्षस ने इतने सारे लोगों को खा डाला? फिंडन ने कहा और अपने पैर से फर्श पर पड़ी हड्डियों को छुआ। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था, लेकिन एक तरह से मैं इसे समझ गया। इसलिए उस हवेली में बुरी आत्माओं का वास था। अब मुझे समझ में आया कि इतने सारे द्वेष रखने वाले दुष्ट आत्माएं हवेली को क्यों परेशान कर रही थीं। किया आंख। उसी क्षण उस क्षेत्र को रोशन करने वाली आत्माओं में से एक चीख के साथ गायब हो गई। उसके बाद से एक एक करके आत्माएं कहीं न कहीं समाहित हो गईं। मेरी निगाह समस्या के स्रोत पर पड़ी। एक रहस्यमयी नीली रोशनी अचानक निकली और देखते ही देखते तहखाने को रोशन कर दिया। और हड्डियों के ढेर में से, जो पहाड़ की तरह जमा थे, एक विशालकाय कनखजूरा निकला जिसका चेहरा इंसान जैसा था। सफेद हड्डियों से बना कनखजूरा उन आत्माओं को तेजी से अवशोषित कर रहा था जिन्हें पहले मैंने अवशोषित कर लिया था। नहीं, मुझे इससे नफरत है। मुझे बचाओ। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूं। आत्माएं ऐसे चीख रही थी मानो उन्हें अपनी वास्तविक मृत्यु की यादें ताजा हो रही हों। इस आत्मा को भक्षण करने वाले राक्षस को देखकर मुझे समझ आया कि स्क्रैम यहां क्यों नहीं आना चाहता था। मानव हड्डियों से बना कनखजूरा? जाहिर तौर पर फिंडन भी, जो हंसते हुए मेरे सामने से गुजरी, उस राक्षस को देख सकती थी। गुरुजी, मुझे नहीं लगता कि हम इसे सिर्फ खाली हाथों से पकड़ सकते हैं। हमें कुल्हाड़ी या कुछ और चाहिए। कनखजूरे की गति इतनी तेज थी कि फिंडन को भी यह खतरनाक लगा और उसने शिकायत की कि उसके पास इससे लड़ने के लिए कोई अच्छा हथियार नहीं है। क्लक क्लक क्लक।
कनखजूरा हमारे करीब आ रहा था और उसके कदमों की आहट ऐसी थी मानो कीड़े कुचले जा रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो वह अपना मुंह खोलकर हमें तुरंत निगल जाएगा। अरु तुम! मैंने फिटनेस की हरकतों पर कुछ कहा, जिस पर वह जल्दी से मुड़ी और फिर मुझे बोझ की तरह उठाकर प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी। मैंने अपनी आंखों से फिर से विरोध जताया और पूछा कि वह मुझे इस तरह क्यों ले जा रही है, लेकिन फेंडन दौड़ते हुए बस हंस पड़ी। एक कुशल नौकरानी का होना अच्छा है ना मालिक? अगर मैं न होती तो आप अब तक मर चुके होते। उफ, अगली बार मुझे इतने भद्दे तरीके से मत बचाना। मालिक, आपकी मांगें बहुत हैं। लेकिन अगर वह राक्षस ऊपर चला गया, तो क्या महल ढह नहीं जाएगा? कोई बात नहीं। अगर यह अब तक भूमिगत से बाहर नहीं आया है, तो शायद अब भी नहीं आ पाएगा। हे, अगर यह हमारा पीछा करे तो मजा आएगा। मुस्कुराते हुए फिंडेन के कंधे पर लटके हुए मेरी नजर कनखजूरे जैसे राक्षस पर पड़ी। उसका चेहरा मानव खोपड़ी जैसा दिखता था और उसका शरीर एक विशाल कनखजूरे की तरह फैला हुआ था, जिसके दोनों ओर कई मानव हड्डियां पैरों का काम कर रही थीं। मानव हड्डियों से बना एक कनखजूरा। मैंने अपनी आंखों से उसके अंत का पीछा किया। इससे पहले तहखाने को रोशन करने वाली आत्माओं को उसने निगल लिया था, इसलिए मैंने शुद्ध माना का उपयोग करके प्रकाश उत्पन्न किया और उस स्थान को देखा जहां उसका शरीर समाप्त हुआ था। फिर कनखजूरे के अंत में महज एक साधारण पूंछ नहीं थी जैसा मैंने सोचा था, बल्कि उसके आधे शरीर की त्वचा छिल चुकी थी और सीने में एक छेद था, एक भावहीन लड़की को घसीटा जा रहा था। कनखजूरा लड़की के दिल से जुड़ा हुआ था। क्लक क्लक क्लक। प्रवेश द्वार से गुजरने के बाद फिंडेन सीढ़ियां चढ़ने लगी। कंकालनुमा कनखजूरा भी अपना शरीर मोड़कर प्रवेश द्वार से बाहर निकला और सीढ़ियों पर रेंगने लगा। यह सचमुच बेहद घिनौना और डरावना है। अब और बर्दाश्त न कर पाने पर फेंडन ने अपना शरीर नीचे झुकाया और दोनों हाथों से मुझे कसकर पकड़ लिया। फिर वह मुस्कुराई। मजबूती से पकड़े रहो, स्वामी। जब मैंने अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटा, तो फिंडन के अंदर छिपी हुई अपार माना शक्ति एक विस्फोट की तरह बाहर निकली, जिससे वह एक ही छलांग में मार्ग के आधे से अधिक हिस्से को पार करने में सक्षम हो गई। इसके अलावा, चूंकि फिंडेन द्वारा सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया गया बिंदु झटके के कारण ढह गया, इसलिए कंकालनुमा कनखजूरा अब हमारा पीछा नहीं कर सकता था। आखिरकार हम पहले तहखाने के स्तर पर पहुंच गए। फेंडन के चेहरे पर ताजगी का भाव था। उसने कहा कि उसने लंबे समय बाद अपने शरीर को हिलाया डुलाया है, लेकिन मेरा चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। जो कि लड़की है। जिस लड़की का दिल एक विशालकाय हड्डी के कनखजूरे से जुड़ा हो, वह सामान्य नहीं हो सकती थी। और वह कनखजूरा इतना बड़ा था कि उसे महज एक परजीवी नहीं माना जा सकता था। जैसे जैसे मैं अपने विचारों में गहराई से उतरता गया, मुझे ऐसा महसूस होने लगा मानो मैं गहरे समुद्र में अकेला हूं। पकड़! यह महसूस करते हुए फिंडेन मेरे सामने खड़ी हो गई और उसने डेरियस की कलाई पकड़ ली, जो दौड़ता हुआ आया और मेरे गाल पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। जाने दो। यदि तुम पर किसी विदेशी स्वामी का अनुग्रह है, तो तुम्हें चुपचाप उसकी आज्ञा माननी चाहिए और स्वामी के काम में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरे मालिक आप नहीं हैं? यह सही था। फिंडेन वर्डी परिवार का हिस्सा नहीं थी, बल्कि मेरी थी। मैंने डेरियस की तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें पता था कि उसमें क्या था? क्या? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम्हारा काम तो बस हमेशा की तरह शराब पीना और महिलाओं के साथ मौजमस्ती करना है। यह मत भूलो कि तुमने पारिवारिक मामलों में दखल न देने का वादा किया था। क्या मैंने ऐसा कोई वादा किया था? माफ कीजिए, लेकिन वह मैं नहीं था। मैं आपसे दोबारा पूछता हूं। क्या आपको पता था कि अंदर क्या था, भाई? तुम खुद ही इसका हल निकाल लो। इसे तोड़ना। दरार। आर्ग। मेरे भाई की कलाई, जो फिंडेन के हाथों में आ गई थी, साफ सुथरी तरह टूट गई थी। पीछे खड़े नौकर चौंक गए और जल्दी से डेरियस के पास आने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही मैंने अचानक आगे कदम बढ़ाया, वे पीछे हट गए। मैंने नीचे डेरियस की ओर देखा, जो दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा था और उसे चेतावनी दी। अब मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लो, भाई। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें पता था? रोबर्न अकादमी के डीन का कार्यालय। डीन के सामने करेन और प्रोफेसर एरिका ब्राइट के बीच तीखी बहस हो रही थी। हमें प्रोफेसर ड्यूस को वापस लाना होगा। केरेन के पहले हमले पर एरिका ने भौहें चढ़ाकर इनकार कर दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि प्रोफेसर ड्यूस को बर्खास्त किए हुए कितना कम समय बीता है? एरिका ने स्वाभाविक रूप से अपनी नजर डीन की ओर घुमाई और बोलना जारी रखा। बर्खास्तगी सर्वोच्च अनुशासनात्मक कार्रवाई है। राज्य द्वारा निर्धारित एक कानून के अनुसार बर्खास्तगी के बाद एक निश्चित अवधि तक पुनर्नियुक्ति निषिद्ध है। यदि हम ड्यूस को यहां वापस लाते हैं, तो न केवल शाही कानून का उल्लंघन होगा, बल्कि रोबर्न अकादमी का अधिकार भी कमजोर होगा। जैसे ही उन्होंने यह जोड़ा कि शाही परिवार का समर्थन, जो पहले से ही डगमगा रहा था और भी अस्पष्ट हो सकता है, डीन के चेहरे पर उदासी छा गई। कैरेन ने अविश्वास से भरी मुस्कान के साथ उपहास किया। तो क्या हुआ? क्या यह तुच्छ सत्ता अधिक महत्वपूर्ण है? क्या तुमने मेरे साथ उन अजीब भूतों के अत्याचार नहीं देखे? प्रोफेसर ड्यूस ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह बात समझी थी। ड्यूस को इसके बारे में पता चलना महज उसकी किस्मत थी।
अब जब हमें सुराग मिल गए हैं तो हम भी उचित जवाब दे सकते हैं, नहीं? हाँ। कैरेन लड़ाई में हमेशा तर्कसंगत और शांत स्वभाव की थी, लेकिन ऐसी बहस में भाड़े के सैनिक के रूप में उसने जो तकनीकें सीखी थीं, वे किसी काम की नहीं थीं। अब हताश और अविश्वास से भरी हुई कैरेन ने सीधे एरिका की ओर देखा और पूछा, आखिर क्यों? क्या हम कल ही साथ मिलकर मामले नहीं सुलझा रहे थे? तुम अचानक इस तरह क्यों बदल गई? मैं बदला नहीं हूं। मैं इस घटना को सुलझाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं और मैं अपनी पूरी शक्ति से ऐसा करना जारी रखूंगा। रुकना। बहस अनिश्चितकाल तक चलती रहने वाली लग रही थी, लेकिन अंततः डीन, जो अब तक गरिमापूर्ण भाव से चुप रहे थे, बोल पड़े। वह देखने में मिलनसार व्यक्ति थे, लेकिन आज चिंतन करते समय वे अत्यंत गंभीर प्रतीत हो रहे थे। अंततः उसने उत्तर दिया, ड्यूस को पुनः पद पर बिठाना असंभव है, लेकिन कम से कम उसकी सलाह तो सुन ले। परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि उसे वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ जानकारी है। हाँ, मैं समझ गया। एरिका ब्राइट ने संतुष्टि से अपना सिर झुकाया और केरेन मुड़कर अपने होंठ चबाते हुए डीन के कार्यालय से बाहर निकल गई। कैरेन को उस हालत में देखकर डीन ने आह भरी और एरिका से कहा, ऐसा लगता है कि प्रोफेसर एरिका ड्यूस से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। फिर उसने मौन रहकर सहमति व्यक्त की। मैं वर्डी परिवार से अलग से संपर्क करूंगा। प्रोफेसर महोदय, कृपया छात्रों का ध्यान रखें और इस घटना को सुलझाने के लिए पूरी मेहनत करें। मैं समझता हूं। एरिका ने अपना सिर झुकाया और आकाश की ओर देखते हुए दालान में बाहर निकल गई। आसमान का अजीबोगरीब काला रंग और घने बादल, जो अकादमी की अस्थिर स्थिति को दर्शाते प्रतीत हो रहे थे, हालांकि बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी, एक अद्भुत दृश्य था। दरअसल ड्यूस वर्डी को फिर से बहाल करने के कई तरीके थे। सबसे पहले तो वह एरिका की बदौलत आमंत्रित एक अतिथि प्रोफेसर थे। दूसरे शब्दों में कहें तो वह एक अनियमित कर्मचारी था। बेशक उन्हें नियमित प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए जाने में केवल समय की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्होंने 3 महीने तक एक कुशल प्रोफेसर के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। दरअसल उन्हें नियमित प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने के लिए सिफारिशी पत्र पहले ही शाही महल को भेजा जा चुका था। लेकिन इससे पहले कि इसे मंजूरी मिल पाती, बर्खास्तगी का पत्र भेजा गया और वह पहले पारित हो गया। राज्य के कानून के अनुसार ड्यूस वर्डी जैसे अतिथि प्रोफेसर को बर्खास्तगी की सजा नहीं दी जा सकती थी। अधिक से अधिक उन्हें केवल उनके पद से बर्खास्त किया जा सकता था। इसलिए उन्हें एक ऐसे पद पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जहां वास्तव में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। यह अविश्वसनीय था, लेकिन उसने कर दिखाया। अगर उससे पूछा जाता कि कैसे, तो वह इसके अलावा कोई जवाब नहीं दे सकती थी कि गिडियंस जेरोनिया परिवार ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस अकादमी में वापस न आ सको, ड्यूस। गलियारे से नीचे चलते हुए एरिका ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और खुद से किए गए वादे को फिर से दोहराया। मैं तुम्हें दोबारा आने से जरूर रोकूंगा। भले ही उसने बेतुके तर्क का इस्तेमाल किया हो। भले ही उसे ऐसा अभिनय करना पड़े जैसे वह किसी अहंकारी व्यक्ति के साथ डेट पर जा रही हो। वह ऐसा करेगी। क्योंकि यही है। तुम्हें बचाने का यही एकमात्र तरीका है।